नमस्कार, वेलकम टू गुरुज आश्रम IAS, माई सेल्फ विकास गुप्ता, a faculty of Politics Economy PSIR here। सो आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका है इतिहास के नज़रिए से। इसमें हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे इवेंट बताए जाएं जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग को तो अच्छा करेंगे यूपीएससी वगैरह में, और जनरल लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। तो इसमें हम ऐसे इवेंट्स को कवर करेंगे और आज जो पहला इंसिडेंट हम कवर करने वाले हैं वो है शाह बानो केस। एक केस जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, एक केस जिसने राम मंदिर को जन्म दिया, एक केस जिसने हिंदू मुसलमान को जन्म दिया, एक केस जिसने यूसीसी को जन्म दिया और एक केस जिसने बीजेपी को जन्म दिया। तो इन सारे इवेंट एक केस से जुड़े हुए हैं, उसी केस की हम बात करेंगे। तो देखिए, बात है हमारे पास 1980s की। शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई क्योंकि उनके पति ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। इस्लाम में जो पर्सनल लॉ है उसमें डिवोर्स में मेंटेनेंस नहीं होता एक पीरियड के बाद। तो शाह बानो ने कहा सुप्रीम कोर्ट से, सर मुझे मेंटेनेंस चाहिए, जैसे बाकी वुमन को मिलता है, हिंदुओं को मिलता है, मुझे भी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शाह बानो को मेंटेनेंस मिलेगा। ये बस छोटा सा केस, एक पर्सनल केस था, एक डिवोर्स केस था, और इससे जो आग निकली, जो चिंगारियाँ निकली, उसने जो आग लगाई, वो आग आज तक नहीं थमी है। कैसे लगाई? जैसे ये केस हुआ तो जो मुस्लिम रेडिकल सेगमेंट था उसने इस केस को सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस देखा इस्लाम में। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, 1986 की बात कर रहे हैं हम। राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी के एडवाइज़र उनके कज़न थे अरुण नेहरू। अब अरुण नेहरू एडवाइज़र थे उस समय में होम मिनिस्ट्री और आपका रॉ एंड IB, इंडिया की इंटेलिजेंस विंग्स है। इन्होंने भी राजीव गांधी को समझाया था कि सर ये जजमेंट आई है, इसे आप ओवरटर्न मत करना। लेकिन मुस्लिम सेगमेंट था, वो राजीव गांधी को प्रेशराइज कर रहा था कि भाई बदलो इस जजमेंट को। अब राजीव गांधी उस प्रेशर में आ गए और उन्होंने क्या करा, एक कानून इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट। सिंपल भाषा में समझिए, इस कानून के तहत राजीव गांधी जी ने क्या करा, शाह बानो जजमेंट को पलट दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे एक रिएक्शन पैदा हुआ, क्योंकि जो आपकी हिंदू सेगमेंट है इंडिया में, VHP हो गया, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी वगैरह, उन्होंने इसे एक ऐसा केस देखा, ये ऐसा केस देखा जिसमें उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस है ही क्या, कांग्रेस सिक्युलर है, सेक्युलर नहीं है, सिक्युलर है। कांग्रेस सिख है बेसिकली, और सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हो। कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है? मुस्लिम अपीजमेंट। ये टर्म आज भी बीजेपी और जो राइट विंग की पार्टीज़ हैं वो यही कहती हैं, कांग्रेस का सेकुलरिज्म का मतलब होता है मुस्लिम की अपीजमेंट कर लो। और राजीव गांधी ने जब शाह बानो जजमेंट को पलटा, ये सबसे बड़ा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बना। और राजीव गांधी का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, राजीव गांधी कंसर्न हो गए, क्योंकि देखिए भारत में मेजॉरिटी तो हिंदू है। तो अरुण गांधी जो राजीव गांधी के एडवाइज़र बन गए थे, काफ़ी पर्सनल एडवाइज़र बन गए एक प्रकार से। तो अरुण गांधी ने राजीव गांधी को सजेस्ट किया कि सर आपकी पॉपुलैरिटी घट रही है हिंदू सेगमेंट में, क्योंकि ये जो आपने जजमेंट को रिवर्स किया है ना, ये देखा जा रहा है कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट कर दिया। अब सेम चीज़ रॉ और IB की रिपोर्ट ने भी यही बात दिखाई कि राजीव गांधी की पॉपुलैरिटी घट रही है। इससे राजीव गांधी थोड़े कंसर्न हुए। तो अरुण नेहरू ने सजेस्ट किया, एक काम करो, आप ना राम मंदिर का गेट खुलवा दो। 1940 से राम मंदिर के गेटों पे ताला लगा हुआ था। वो ताला एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया था, जुडिशरी ने नहीं लगाया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ताला लगा दिया, जुडिशरी ने ताला लगाया नहीं था। तो उन्होंने सजेस्ट किया, एक काम करो, आप राम मंदिर का गेट खुलवा दो। राम मंदिर एक बहुत ही सेंटीमेंटल इशू है हिंदुओं में, और आप गेट खुलवाओगे, आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, और जो हिंदुओं में आपके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म, जो नकारात्मक आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। उनके अंदर जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। राजीव गांधी को लगा यार बात तो सही कह रहा है बंदा। तो राजीव गांधी ने उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर से बोला, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी यूपी में, कि इस पर कुछ करा जाए। डायरेक्ट नहीं बोला, ऑफकोर्स अरुण गांधी के थ्रू बोला गया। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि किसने क्या बोला, क्योंकि जो आपका नीरजा चौधरी ने एक बुक लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें इसका पूरा विवरण दिया है, जिसमें उनका कहना तो यही है कि अरुण गांधी का ये आइडिया था, जो राजीव गांधी के एडवाइज़र थे, कि राजीव गांधी से कि आप गेट खोल दो, आप हिंदुओं में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और अरुण गांधी ने इस पूरे सीन को प्रिसाइड किया। राजीव गांधी को तो बस कन्विंस करा गया था। तो दूसरा डिस्प्यूट ये कहता है कि ये राजीव गांधी का ही आइडिया था, तो उसमें थोड़ा क्लियरिटी अभी हमारे पास नहीं है। डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, पर एक चीज़ क्लियर है कि राजीव गांधी सरकार में ये डिसीजन हो चुका था, चाहे राजीव गांधी का खुद का हुआ या अरुण गांधी ने राजीव गांधी को इन्फ्लुएंस करा, दोनों केस में ये फैसला हो चुका था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कि राम मंदिर का गेट खुलवाना पड़ेगा।
और राम मंदिर का गेट खुलवाया गया। कैसे खुलवाया गया? सीधा सा बात है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राम मंदिर पे जो गेट लगा था 1940s में, वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था, जुडिशियल ऑर्डर नहीं था। तो जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन सरकार हटा सकते हैं, जुडिशियल ऑर्डर के लिए जुडिशरी परमिशन लगता है। अब जैसी कोर्ट में केस जाता है, उनका ऑर्डर आता है गेट खोलने का, राजीव गांधी सरकार ने गेट खुलवा दी। तो राजीव गांधी ने क्या करने की कोशिश करी? डबल अपीसमेंट। एक तरफ शाहबानो केस को उल्टा करके मुस्लिमों को अपीस किया, राम मंदिर का गेट खुलवा के हिंदुओं को अपीस किया। बीजेपी को एक बात समझ में आई इसमें साथ में, कि बीजेपी को 1984 के इलेक्शन में, 1984 के इलेक्शन में 2 सीट मिली थी। बीजेपी को ये बात समझ में आई कि हिंदू वोट को मुझे साथ लाना है। आपको राजनीति थोड़ी समझनी पड़ेगी। बीजेपी का कोशिश होता है कि सारे हिंदू एक वोट बैंक बन जाए। कांग्रेस की कोशिश होती है कि हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड हो जाए और जितनी माइनॉरिटीज़ है वो साथ आ जाए। तो दोनों की अलग अलग राजनीति है। इसलिए बीजेपी, आप देखिए, जितने भी राइट विंग के लोग होते हैं वो धर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदू धर्म। वो जाति के डिफरेंस पे ध्यान नहीं देना चाहते, वो उसे डाइल्यूट करना चाहते हैं। बाकी जितनी पार्टियां वो जाति पे ज़्यादा फोकस करती हैं। चाहे प्रेजेंट केस में ले लीजिए, नीतीश कुमार भी हो, वो चाहते हैं कास्ट सेंसस हो। बीजेपी नहीं चाहेगी कास्ट सेंसस किसी भी कीमत पर। इस पर हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल जब राम मंदिर का गेट खोला गया, बीजेपी को ये बात समझ में आई कि कुछ तो करना पड़ेगा। बीजेपी ने राम मंदिर को एक प्रोमिनेंट इशू की तरह उठा लिया। याद है कि बीजेपी के स्टार्टिंग में नहीं था, ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह इस पे लगे हुए थे। बीजेपी ने इसे बाद में पिक कर लिया, उनके पार्ट में रहा हमेशा से, लेकिन प्रोमिनेंटली उन्होंने फॉलो नहीं किया था। इस बार प्रोमिनेंट फॉलो किया। 1984 के इलेक्शन में 2 सीट मिली बीजेपी को। और ये जो उन्होंने इसका इशू उठाया, इससे आते आते बीजेपी को अगले लोकसभा इलेक्शन में 80 के आसपास सीटें मिली। सोचिए, 2 सीट से 80 सीट का सफ़र, लंबा सफ़र होता है। एक साथ इतनी बड़ी बढ़त सिर्फ 5 साल में कहाँ से आई? राम मंदिर से आई। तो राम मंदिर समझिए वो संजीवनी बूटी है जिसने बीजेपी को 2 सीट से आज मोदी सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस सब की फाउंडेशन कहाँ लगी? एक बेचारी महिला जिसने कुछ नहीं मांगा था इस देश के न्यायालय से, सरकारों से, सिर्फ अपना अधिकार मांग रही थी, मेंटेनेंस का, और कुछ नहीं। उसको क्या पता था कि वो एक ऐसा बॉक्स खोलने वाली है जिसमें ऐसी ऐसी फोर्सेस निकलेंगी जो भारत का इतिहास बदल देंगी। फिर धीरे धीरे बात समझ में, फिर धीरे धीरे चलता रहा। फिर रथ यात्रा शुरू हो गई बीजेपी की तरफ से। उस समय नेशनल फ्रंट की सरकार थी, 1989 के टाइम पे वीपी सिंह की सरकार बनी। अब वीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा, जैसे मैंने आपको समझाया था, बीजेपी चाहती है हिंदुओं को एक वोट बैंक बनाना और बाकी माइनॉरिटी को डिवाइड करना। इसलिए तो बीजेपी ने आपका ट्रिपल तलाक का इशू उठाया था। बीजेपी को कोई खास प्यार नहीं है मुस्लिम वुमन से, लेकिन बीजेपी को एक बात पता थी कि अगर हम मुस्लिम वुमन का साथ देंगे तो कम से कम मुसलमानों में मर्द हमें वोट ना डाले, औरतें तो डालेंगी। हालांकि वो चीज़ नहीं हुई, वो एक अलग बात है, पर कोशिश यही थी। बाकी पार्टियों का उल्टा होता है, वो कोशिश करती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी जो भी हो, सिख हो कोई भी हो, वो सारे साथ आके हमें वोट डाल दें और बीजेपी के खिलाफ खड़े रहें। और जो हिंदू हैं, हिंदुओं को हम जातियों में डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर हिंदू जाति के हिसाब से वोट डालेगा तो नॉन बीजेपी पार्टी का वोट होता है, अगर धर्म के हिसाब से वोट डालता है तो बीजेपी का वोट बनता है। जनरली यही देखा गया है। रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा का पर्पस देखिए क्या है, जितने हिंदू हैं सबको साथ लाना है एक ब्लॉक में। वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह ने क्या करा? वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दी। मंडल कमीशन अपॉइंट तो वैसे पहले ही हो गई थी 1979 में, पर उसने कहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। वीपी सिंह ने 1989 में से लागू कर दिया, 10 साल बाद। पर्पस समझिए, एक तरफ रथ यात्रा, एक तरफ मंडल कमीशन। इसी को हम बोलते हैं राजनीति मंडल कमंडल की। कमंडल आपका रथ यात्रा से आप मान लीजिए, और मंडल, रथ यात्रा थी अयोध्या में आपका श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए, और मंडल कमीशन था बेसिकली जाति के नाम पे ओबीसी का रिजर्वेशन आएगा तो सीधी सी बात है, जातियों में लड़ाई होगी, अपर कास्ट लोअर कास्ट से लड़ेगा, सीधी सी बात थी। तो ये बड़ा ही ब्रिलियंट पॉलिटिक्स खेली गई उस वक्त, उस समय के हिसाब से। मंडल का मंडल की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी धीरे धीरे रथ यात्रा करती है, अडवाणी जी होते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी थे उसमें। इससे बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया, इस वीडियो के शीर्षक हमने इसलिए रखा था शाहबानो केस। एक केस जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। ना शाहबानो केस लगाती सुप्रीम कोर्ट पे, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती, ना मुस्लिम रेडिकल्स
राजीव गांधी सरकार को प्रेशराइज करते, ना राजीव गांधी सरकार उस जजमेंट को पलटती, ना राजीव गांधी को लगता कि मैंने हिंदुओं को नाराज किया है, ना राम मंदिर के वो गेट खोलने की कोशिश करते, ना ये सारा ड्रामा होता, ना मंडल कमंडल का ड्रामा चलता। ये सारा ड्रामा एक केस से शुरू होता है, शाहबानो से। तो याद रखिए, शाहबानो केस वो केस है जिसे अगर भारत के इतिहास को आप दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहें, राजनीतिक इतिहास को, जैसे अमेरिका में 9/11 एक लाइन मानी जाती है कि 9/11 से पहले का अमेरिका, बाद का अमेरिका अलग है। इसी तरह से अगर आप बात करना चाहें तो इंडिया में पर्टिकुलरली शाहबानो से पहले का अमेरिका, शाहबानो से पहले का इंडिया और शाहबानो के बाद का इंडिया, दोनों ही बहुत अलग हो गए। और इसका कॉन्सिक्वेंस हमें पता ही है। ये मंडल कमंडल की राजनीति कहाँ जाके रुकती है? बाबरी मॉस्क के डिमोलिशन पे। बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन हो गया, फिर आपके मुंबई में बॉम्बिंग हो गई, उसके बाद धीरे बढ़ते बढ़ते 2002 में गुजरात रॉयट हो गए। वो भी इसी इशू पे था, कर सेवक आए हुए थे, उनको बोला जाता है कि मुसलमानों ने, मुसलमान सेगमेंट ने उनकी जो ट्रेन थी उसमें आग लगा दी, कई सारे कर सेवक मर गए। उसके रिएक्शन में एक वायलेंस हुआ जिसमें कई सारे मुसलमान मारे गए। और उस समय के मुख्यमंत्री आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे, तो उनको वहाँ से पॉपुलैरिटी मिल गई एक हिंदुत्व लीडर की। हिंदुत्व हिंदुज़म का फ़र्क मैंने एक वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है प्रधानमंत्री की पोजीशन तक मोदी जी पहुँच गए। तो सोचिए सारा चीज़, बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन, ओबीसी का रिजर्वेशन, आपका मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स, शाहबानो केस, राजीव गांधी की सरकार के डबल फेस, ये सब कुछ सिर्फ एक महिला के केस से निकलता है। तो कई बार इतिहास में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हम तो सोचते हैं हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, पर वो हम अपने बारे में बात करते करते कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो दुनिया की बात बन जाती है। ऐसे ही और भी बहुत प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स हैं जिनको मैं आपको लाता रहूँगा आपके सामने हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है इतिहास के नज़रिए से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगली सीरीज़ में। नमस्कार।